नमस्कार जी। एक बार फिर साक्षात्कार एक कवि से कार्यक्रम में आपसे संवाद रचाते हुए हर्षित हूँ। आज हम प्रतिभाशाली कवित्री श्रीमती ज्योति खन्ना जी से उनके साहित्यिक सफर के बारे में बातचीत करेंगे। वो अत्यंत सेवाभावी, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, सुयोग शिक्षिका, निर्भीक व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। उनकी कविताओं में समाज का जीवंत चित्रण, आध्यात्मिकता का रंग, नारी संवेदनाओं का मर्म, विविधता, अद्भुत आकर्षण, सौंदर्य एवं गहराई है। उनकी कविताएं कल्पना पर ही आधारित नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ से संबंधित हैं। वो होशियारपुर की पृष्ठभूमि से आती हैं। उनके 3 काव्य संग्रह, 2 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी व्याकरण की पुस्तकें कक्षा 1 से 8 तक CBSE पाठ्यक्रम में शामिल हैं। मैं समझती हूँ आज का ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और सार्थक होगा। आइए कार्यक्रम साक्षात्कार एक कवि में ज्योति जी का अभिनंदन करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार मैम। ज्योति जी, आप होशियारपुर से संबंध रखती हैं। होशियारपुर की साहित्यिक पृष्ठभूमि के विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी अवश्य। होशियारपुर शहर जो है, कहते हैं देवभूमि हिमाचल का अग्रद्वार माना जाता है। यहीं से ही जो है हिमाचल भूमि की शुरुआत होती है। और चाहे धार्मिक स्तर पर ले लें, राजनीतिक स्तर पर ले लें, भूगोलिक स्तर पर ले लें, होशियारपुर अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। आपने अब बात की है साहित्यिक क्षेत्र की, तो होशियारपुर की भूमि ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो दिग्गजों को जन्म दिया है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की है, जिनमें डॉक्टर अरविंद पराशर जी हैं। और कशिश जी को कौन नहीं जानता। कशिश जी के नाम से होशियारपुर जाना जाता है। जहां तक देखा जाए तो उनकी गजलों में वो जादू है कि आप एक बार पढ़ लें तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ती चली जाएगी। फिर धर्मपाल साहिल जी हैं, तो उनका कार्य देखें तो वो भी कम नहीं है। और अरविंद पराशर जी तो संस्कृत के प्रकांड पंडित भी हैं, ज्ञानी हैं, लेखक हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए या साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो होशियारपुर अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जी मैम, आप अपना संक्षिप्त में परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका साहित्य के क्षेत्र में कब और कैसे आना हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने जी। कि मेरा साहित्यिक क्षेत्र में आना कैसे हुआ। अब त्याग की गोद में पली बड़ी मैं, ममता से बहुत कुछ सीखा अपनी माँ से। जी। पिता को देखा निरंतर परिश्रम करते हुए। बहुत ही मध्यम से परिवार से हूँ मैं, तो DAV संस्थाओं में पढ़ी हुई, आगे बढ़ती रही कदम दर कदम। लेखन की इच्छा थी, पसंद था लिखना। तो 9th में जब मैं थी तो पहली कविता लिखी। जी। जब पहली कविता लिखी तो मॉर्निंग असेंबली में सुनाने का अवसर मिला। अच्छा जी। वहीं से ही फिर एक ऐसा पुश मिला मुझे। टीचर्स ने इतना उत्साहवर्धन किया कि बस वहीं से कुछ इधर से उधर से जोड़ना शुरू कर दिया। वो कविता हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? हाँ जरूर, अगर कुछ उसमें से मुझे इस वक्त याद रहा तो वो लिखा मैंने कुछ यूं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में लोग अक्सर रूठ जाते हैं। वाह, क्या बात है। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में लोग अक्सर रूठ जाते हैं। बहुत मजबूर हैं हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। वाह वाह वाह, इतनी कम उम्र में आपने इतना विलक्षण, आपने इतना अद्भुत लिखा। क्योंकि मैम ये सारी चीजें परिवार में दिखती थी। बहुत संघर्षमयी परिवार रहा, विरासत में कुछ नहीं मिला, बट चलते रहे वो कारवां जो था वो चलता रहा। अच्छे अध्यापकों का संग मिलता रहा, अच्छे सहचर्य जो था वो अच्छा मिलता रहा, मार्गदर्शन सही रहा। माताजी क्योंकि नौकरी पेशा में थी और साइंदा स्कूल में थी, तो उनका आदर सत्कार देखते हुए मैंने भी यही जो है वो प्रोफेशन अपना लिया।
तो बस ये मेहनत उनकी देखते देखते मैं आगे से आगे कदम दर कदम बढ़ती रही, जिसमें कि माता पिता का आशीर्वाद रहा। और ये कविता मुझे कहाँ से कहाँ ले गई हाँ जी, मैं बता बिल्कुल। नहीं सकती। मुझ बड़े बुजुर्गों का आपके सिर पे हाथ रहा, वो आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जी जी जी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपना सारा श्रेय अपने माता पिता को ही देना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ उनकी वजह से ही। जी जी। लेखन की कई विधाएं हैं, आपने कविता को ही क्यों चुना? कविता में किस चीज की प्रधानता होनी चाहिए, विचार की या भावुकता की? आप क्या समझती हैं? आपने सही कहा, लेखन की कई विधाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है। अब मैंने कविता पर ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि मेरा तो ये निजी मानना है कि जैसे कि कविता संवेदनशील हृदय ही लिख सकता है, जी जी। तो इसमें हृदय की प्रधानता होती है, भावों की प्रधानता होती है। और जो शब्द मन से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं, निश्चित रूप से दूसरों के दिलों तक ही पहुंचते हैं। विचार दिमाग से निकलते हैं, जो दिमाग तक पहुंचते हैं। दिमाग से दिल का रास्ता दूर होता है, तो दिल से दिल की दूरी नजदीक होती है। जी। तो मैंने इसीलिए काव्य चुना कि हम अपने भावों को उसमें बहुत ही आसानी से जो है वो परिलक्षित कर सकते हैं। आप अपनी कोई संवेदनापूर्ण कविता सुनाना चाहेंगी? एक कविता साझा संकलन में छपी थी, खामोशियां, जी कि इंसान सबसे ज्यादा तभी बोलता है जब वो खामोश होता है। जी। और जब आप सुनेंगी तो आपको भी ये महसूस होगा कि वाकई में कि हम खामोशी में खामोश नहीं होते, खामोशी में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। कुछ ऐसे है कि खामोशियां खामोश होकर भी बहुत कुछ कहती हैं अक्सर। जी। खामोशियां खामोश होकर भी बहुत कुछ कहती हैं अक्सर, खामोशियां जब चुप चुप सी रहती हैं अक्सर। जी। खामोशियां तन्हाई में बहुत कुछ सहती हैं अक्सर, खामोशियां खामोश होकर तब बहुत कुछ कहती हैं अक्सर। खामोशियां जब चुपचाप ही दिल चीर देती हैं अक्सर, और जब शोर जानबूझकर हो जाता है बेखबर, खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं तब अक्सर। क्या बात है, आपने खामोशियों को बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। धन्यवाद मैम। आप शिक्षा प्रणाली के गरिमापूर्ण पद पर हैं और कई संस्थानों से जुड़ी हुई हैं और एक कवित्री भी हैं। आप समाज में दोहरी भूमिका निभाते हुए इतने भागदौड़ के जीवन में अपने लेखन में कैसे आप सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया आपने। देखिए, मेरा मानना है कि जब मन के भाव निकलते हैं तो समय बाध्य नहीं करता उसे, समय बाधक नहीं बनता। जी। मैं सामाजिक जीवन में जब विचरण करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मिलती जुलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। यही से ही एक सोच बनती है, एक विचार बनता है, विचारों से शब्द बनकर भाषा के रूप में वो बाहर आता है। तो क्योंकि मैं कम से कम 6 संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहल एनजीओ जालंधर है हमारा, ह्यूमन राइट्स क्लब है और एंटी करप्शन क्लब है। ये सारे जो नीति आयोग से रजिस्टर्ड हैं। एडुफीड क्लब है हमारा और खन्ना मेमोरियल ट्रस्ट है गढ़शंकर का। और साथ ही साथ मैं ये जो सर्वहितकारी विद्याधाम चेन है उनकी चीफ एडिटर हूँ। तो जब हम इतने लोगों स्तर के अनुसार जब इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, बातचीत करनी होती है, तो मैं सिर्फ उनके विचारों को एकत्रित करती हूँ, संकलित करती हूँ। बस एक छोटा सा टाइम पूरे दिन में निकाल के उन विचारों को कागज पे ले आती हूँ। क्योंकि काव्य तो भावनाओं का खेल है, भावनाओं की बात है, तो वो कविता स्वतः ही बन जाती है। जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि कवि कविता नहीं लिखता, रादर कविता ही कवि का निर्माण करती है। जी। तो समय की आवश्यकता कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या ऐसा कुछ। बस समय को अच्छे ढंग से नियोजित करके तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। बहुत ही अद्भुत जवाब दिया आपने। साहित्यिक संस्थाओं एवं हिंदी संस्थानों की साहित्य के क्षेत्र में जो भूमिका है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, साहित्यिक जो संस्थाएं हैं ये निश्चित रूप से भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ही कार्य करती हैं। जी। तो हम भी जो है कई मंचों से जुड़ जाते हैं। जी। तो पहले तो लोकहित की भावना से इसको शुरू किया जाता है। हाँ जी, लेकिन थोड़ा आगे चल के
ये जो है जो संपादिकाएं होती हैं या जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं, इसको निजत्व की ओर ले जाते हैं। हाँ जी, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी जो सर्वश्रेष्ठ तो हैं, लेकिन उसे जब अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो संस्थाओं का हनन हो जाता है। तो वो ये भाव आ जाता है कि आई एम द बेस्ट, हाँ जी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो मेरे हिसाब से जो कवि हृदय होता है वो अपनी सर्वश्रेष्ठता को छोड़कर, व्यक्तिगत को छोड़कर समष्टिगत में काम करे। जी जी, संस्थाएं बनाई इसीलिए जाती हैं कि हम समान। तो आजकल जो संस्थाएं हैं उनका तो हाल यही है जी। पर कुछ अच्छी संस्थाएं भी हैं, हाँ जी, जो केवल खुद ना आगे बढ़कर सबको हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ाती हैं। जी, तो ऐसी ही संस्थाएं जो हैं साहित्य के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करती हैं, एक उत्तम उदाहरण बन सकती हैं। जी। अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा की सामर्थ्यता का क्या दृष्टिकोण है? आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनके उन स्थानों पर हमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता है जी। और ये हमें जो है साहित्यिक संस्थाएं ही इसमें जो है मदद कर सकती हैं। जैसे हम छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वहाँ कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, छोटे छोटे सेमिनार्स करवाए जा सकते हैं, ताकि हम हिंदी भाषा और जो जनमानस है उसकी दूरी को कम कर सकें। जी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी बड़ी क्लिष्ट भाषा है। क्लिष्टता नहीं है, वैज्ञानिकता है। इसको समझने की आवश्यकता है। हम अपने मुख सुख को ही ज्यादा महत्व देते हैं, फिर हम शुद्धता अशुद्धता को भूल जाते हैं। और हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, मेरा मानना तो यही है कि हम अगर साधारण स्तर पर उतरें, आम लोगों में जाएं और उनको थोड़े थोड़े से सिखाना शुरू करें, उनका पहले हमें इंटरेस्ट बनाना होगा। जी। जब एक बार भाषा में उनकी रुचि बन गई तो फिर कमाल हो सकता है। ठीक है, आपने कविता के बदलते हुए स्वरूप को देखा है। पहले की कविताएं और आज की कविताओं में क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए, पहले की कविता और आज की कविता, हम कहाँ से शुरू हुए थे? छंदोबद्ध रचनाओं से, चौपाइयों से, दोहों से चलते 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 हम मुक्तक तक आ गए। जी। क्योंकि आजकल ये काव्य करना सरल हो गया, कठिन नहीं है। क्योंकि पहले छंदोबद्ध हुआ करता था, जब तुलसीकृत रामचरितमानस आई ओरिजिन में, तब गिनती कर करके मात्राओं का ज्ञान रखा जाता था बीच में। लेकिन अब सरल हो गया है, मुक्तक छंद की कविताएं हैं, मुक्त शैली में लिखी जाती हैं, शब्दों की कोई सीमा नहीं है। तो पहले का काव्य लेखन और आज के काव्य लेखन में बहुत अंतर आ गया है। आजकल केवल भावों को प्रधानता दी जाती है, शब्दों को नहीं, ना ही उसमें बंधी सीमाओं को। तो क्योंकि ये सीमा रहित हो गया है तो हर कोई पसंद करता है। तो पुरानी कविता और आज के काव्य लेखन में बहुत अंतर है। आप अपनी किसी विशेष उपलब्धि के बारे में या अपनी किताबों के बारे में दर्शकों को बताना चाहें तो? देखिए जसप्रीत मैम, आपने उपलब्धि की बात की है। जी। उपलब्धि तो भी बहुत दूर है। अभी तो हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, अभी तो कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई रास्ता सुगम होता है, खुशी होती है, कोई रास्ता दुरूह हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। जी। अगर मैं इसको अलग संदर्भ में जोड़ूं, उपलब्धि को काव्य से अलग होकर के, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि तो होती है जब आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में चमक आ जाए। जी। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी। जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि कहा जा सकता है। जी। बाकी ये है कि अगर मैं अपनी किताबों की बात करूं तो मेरी 6 किताबें जो हैं वो अब तक आ चुकी हैं और 7वीं प्रेस में है, जिस पर मैंने गीता के ऊपर थोड़ा सा काम किया है। तो उपलब्धि तो मेरे ख्याल से संघर्षमयी जीवन है, जब पर मात्र हम उपलब्धि को प्रमाण पत्रों में नहीं नाप सकते। जी, अपनी किताबें आप बताओगे? जी, मेरी सबसे पहली जो पुस्तक है वो थी वजूद। जी। इसमें थोड़ा सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य रखा है। हाँ जी। एक लड़की की जीवन गाथा है इसमें, कि लड़की जीवन में विभिन्न चरणों पर जब चलती है उसका वजूद कैसे आहत होता है। कभी बनता है, कभी बिगड़ता है।
फिर दूसरी पुस्तक यथार्थ, उसके बाद साझा संकलन है अभ्युदय, जी, फिर साझा संकलन संवेदना के स्वर, फिर अगला काव्य संग्रह स्व से स्व तक। वाह क्या नाम है, बहुत ही अद्भुत नाम है। इस किताब की एक विशेषता है मैम, हाँ जी, विशेषता ये है कि इसमें मैं खुद ही सवाल करती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ, जी, खुद से खुद की यात्रा है, क्योंकि माना जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं। तो मैं खुद ही अर्जुन हूँ, खुद ही कृष्ण हूँ। तो जब व्यथित होती हूँ तो कृष्ण से सवाल करती हूँ, फिर खुद को कृष्ण मानती हूँ तो अर्जुन को शक्ति देती हूँ, जी, सांत्वना देती हूँ कि घबरा मत, समय बदलने वाला है। इसमें मैंने देखी राहगीर कविता, ये आप जी। सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। पुरानी तस्वीरों में मुस्कुराहटों का दिखना, पुरानी तस्वीरों में मुस्कुराहटों का दिखना, गुजरे वक्त का यूं खिलखिलाकर पलटना। वाह, कि समय की ये अविरल धारा है, बहती रहती है, समय एक सा नहीं है। जब अर्जुन ने ये सोचकर हथियार छोड़ दिया, तीर कमान छोड़ दिया कि मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने उसको समझाया। इसमें मैं ही अर्जुन, मैं ही कृष्ण, मैं खुद ही अर्जुन को समझा रही हूँ, खुद ही खुद को समझा रही हूँ कि गुजरे वक्त का यूं खिलखिलाकर पलटना याद दिलाता है सुहाने सफर की राह में, कुछ लोगों का मिलना, साथ चलना और मिलकर फिर से बिछड़ना, यही तो है स्व की स्व तक यात्रा। वाह कमाल है, बहुत अच्छे। ऐसा कोई साहित्यिक अविस्मरणीय पल जो आपको उत्साहित, हर्षित और रोमांचित कर देता हो? इतने सारे भाव एक साथ सच में ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दिल को छू गया। इतने सारे भाव अक्सर तभी चेहरे पर आते हैं जब आप किसी पुरानी याद को याद करते हैं। जी, मैं आपसे एक वाकया शेयर करती हूँ कि एक ऐसा समय जब मैं रोमांचित भी हुई, हर्षित भी हुई और प्रभावित भी हुई। जी, डीएवी कॉलेज की बात करती हूँ, सन 1998 की। मैं वहाँ एमए हिंदी कर रही थी, फाइनल ईयर था हमारा। तो बात आई, अनाउंसमेंट हुई कि हमारी जो कॉलेज की मैगजीन है द रवि नाम करके है, उसके लिए एडिटर की खोज की जानी है, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। अब हिंदी के बहुत सारे विद्यार्थी, तो मेरा रोल नंबर सेकंड लास्ट था, 1683 रोल नंबर था मेरा। जी, तो काफी सारी जो थी प्रविष्टियां आ गई, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लेख आए, बड़े ही भव्य ढंग से लिखे हुए। तो प्रिंसिपल सर भी पजल हो गए। जी, पंजाबी के कई उनका प्रविष्टियां आई, हिंदी की आई, इंग्लिश की आई, एडिटर का चयन करना था। तो अब प्रिंसिपल सर खड़े हैं सबके बीच में और पूछ रहे हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया सारी की सारी एंट्रीज हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट करें। उन्होंने हिंदी विभाग को बुलाया। मुझे याद है प्रोफेसर के बडियाल मुझे पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात की कि हमें तो ऑन द स्पॉट ये खोज करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा कि इतने सारे विद्यार्थियों में से जो है वो सही जवाब किसका आता है। चलिए, प्रिंसिपल साहिब ने अनाउंस कर दिया कि जो ऑन द स्पॉट कविता रचेगा जी, उसका जी चयन हो जाएगा। जी, अब हम नए नए, हमें अभी इतना ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। चलिए, बारी माइक आते 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 मेरे तक आ गया। तो ऑन द स्पॉट, अब रोमांचित तो इस भाग ने मुझे कर दिया, अब हर्षित कैसे हुई मुझे जी, वो एक दोहा याद आ गया, आपने भी अवश्य सुना होगा, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। हुआ क्या, कविता लेखन तो क्या करनी थी, मैंने इसी का ही सरलार्थ कर दिया। अरे वाह क्या बात। मैंने कह दिया, मैं क्या सर, जीवन क्षण भंगुर है, हाथ में रेत के समान समाया है, रेत फिसलती जाती है, फिसलती जाती है, जिंदगी निकलती जाती है, निकलती जाती है। और सर इतना इम्प्रेस हुए, उसी टाइम घोषणा कर दी कि मैं हिंदी की जो थी वहाँ एडिटर बनूंगी। तो तब से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। आपके अविस्मरणीय पल हैं, आप मुझे बहुत पीछे ले गए। हाँ, बहुत पीछे ले गए। उम्मीद है ज्योति जी के अनुभवों से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी एक बहुत ही प्रेरणादायक मुलाकात रही। उम्मीद है आगे भी किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार से मिलने का सुअवसर बनेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना
लाइक करना और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।